नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाई स्पीड वंदे मातरम ट्रेन का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन 20 अक्टूबर को होगा मतदान। और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने आज तीनों सेनाओं के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस का कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 21वीं सदी के भारत से देश के शहरों को नई गति मिलेगी। श्री मोदी ने अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शहरों का ट्रैफिक स्मार्ट होना चाहिए। 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। हमें बदलते हुए समय और बदलती हुई जरूरतों के साथ अपने शहरों को भी निरंतर आधुनिक बनाना जरूरी है। शहर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आधुनिक हो, सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यातायात का एक साधन दूसरे को सपोर्ट करे, ये किया जाना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने शहरों में सुधार और विस्तार पर ध्यान दिए जाने के साथ साथ वैश्विक व्यापार की मांग के अनुरूप नए शहरों का निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एक साथ बसे 2 शहरों के नेटवर्क के निर्माण पर ध्यान दे रही है। देश के शहरों के विकास पर इतना बड़ा निवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये शहर आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण को सुनिश्चित करने वाले हैं। यही अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, भोपाल, इंदौर, जयपुर हिंदुस्तान के 25 साल के भाग्य को गढ़ने वाले हैं। ये निवेश सिर्फ कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है, बल्कि दर्जनों शहरों में स्मार्ट सुविधाएं बन रही हैं, मूल सुविधाओं को सुधारा जा रहा है। ट्विन सिटी का विकास कैसे होता है, गांधीनगर, अहमदाबाद इसका उत्तम उदाहरण है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के प्रति अपनी सरकार के संकल्प को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण और संचालन के लिए फेम योजना शुरू की है। हमारे गरीब, हमारे मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास के साथियों को धुएं वाली बसों से मुक्ति मिले, इसके लिए इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण और संचालन के लिए भारत सरकार ने फेम योजना शुरू की है ताकि पर्यावरण की भी रक्षा हो, लोगों को आवाज से भी मुक्ति मिले, धुएं से भी मुक्ति मिले और गति तेज मिले। इस योजना के तहत अभी तक देश में 7,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने देश की पहली हाई स्पीड वंदे मातरम ट्रेन का परिचालन शुरू किया। यह ट्रेन तेज रफ्तार से चलने वाली और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। श्री मोदी ने कहा कि इस ट्रेन से यात्रियों को रेलवे के साथ एक नया अनुभव मिलेगा। महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत के शहरी विकास के लिए आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। आज 21वीं सदी के भारत के लिए, अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। थोड़ी देर पहले मैंने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के तेज रफ्तार सफर का अनुभव किया। ये सफर था तो कुछ मिनटों का ही, लेकिन ये मेरे लिए बहुत गौरव से भरे क्षण थे। ये देश की पहली वंदे भारत ट्रेन है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय रेल के इतिहास में स्वर्णाक्षर में अंकित रहेगी। भारतीय रेलवे के 170 वर्षों के इतिहास में इस उपलब्धि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। एक मानसिकता थी
कि अच्छी ट्रेन तो विदेशों से ही लानी पड़ेगी। मोदी जी ने इस मानसिकता को बदला, अपने इंजीनियर्स की ताकत पर भरोसा करना सिखाया, अपने टेक्नीशियंस, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियंस की क्षमता पर विश्वास किया। प्रधानमंत्री जी की इसी प्रेरणा का परिणाम है कि हिंदुस्तान में डिजाइन की हुई अपने इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, वेल्डर्स की बनाई हुई वर्ल्ड क्लास ट्रेन आज हमारे सामने है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने वर्ष 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारीख को प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म सोराराई पोट्टरू को, जबकि हिंदी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को संपूर्ण मनोरंजन के लिए श्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया। वहीं जाने माने अभिनेता अजय देवगन और दक्षिण भारत के अभिनेता सूर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने सुराराई पोट्टरू फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए अपर्णा बालामुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिया गया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने आज प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस का कार्यभार संभाल लिया। इससे पहले उन्होंने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय साउथ ब्लॉक के लॉन में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री चौहान को तीनों सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने कहा कि वे तीनों सेना के सहयोग से सभी चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करेंगे। मुझे बड़ा गर्व है कि आज मैं भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च पद पर कार्यभार संभालने जा रहा हूँ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की जो आशाएं और उपेक्षाएं भारत के तीनों सेनाओं को या सरकार की या हमारे देशवासियों की है, मैं उन्हें पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। हमारे सामने सुरक्षा संबंधी जो भी चुनौतियां हैं और मुश्किलें हैं, हम उसे मिलकर साझा रूप से दूर करने की कोशिश करेंगे। राज्य में 20 अक्टूबर को होने वाले दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव के लिए आज अंतिम रूप से उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन और चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जा रहा है। इस चरण के लिए उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की समय सीमा कल समाप्त हो गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के कुल 1665 पदों के विरुद्ध 11,884 प्रत्याशियों ने दूसरे चरण में नामांकन पत्र भरे थे। 171 प्रत्याशियों के नाम वापस लेने के बाद चुनावी मैदान में 11,541 प्रत्याशी रह गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज इस कड़ी में हम आपके लिए आयुष के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। आयुष न्यू इंडिया को स्वस्थ रखने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। आयुष भारत में प्रचलित चिकित्सा प्रणालियों आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी का संक्षिप्त रूप है। ये प्रणालियां चिकित्सा दर्शन पर आधारित हैं और बीमारियों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ स्वस्थ जीवन जीने के तरीके का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्वास्थ्य, रोग और उपचार पर इन सभी प्रणालियों का समग्र दृष्टिकोण है। ये पुरानी से पुरानी बीमारियों के केवल लक्षणों के बजाय मूल कारण को समाप्त करती है और विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए उत्कृष्ट प्रणाली है। वर्ष 1995 में इन प्रणालियों के अधिकतम और केंद्रित विकास के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 2003 में इस विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग कर दिया गया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने वर्ष 2014 में इस विभाग के स्थान पर आधिकारिक रूप से आयुष मंत्रालय का गठन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पारंपरिक चिकित्सा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत आयुष चिन्ह जारी करेगा, जो देश में बने गुणवत्तापूर्ण आयुष उत्पादों को प्रमाणित करेगा। आयुष प्रोडक्ट्स के निर्यात को प्रमोट करने के लिए भी बीते सालों में अभूतपूर्व प्रयास हुए। दूसरे देशों के साथ आयुष औषधियों की परस्पर मान्यता पर बल दिया गया है। इसके लिए हमने बीते सालों में अलग अलग देशों के साथ 50 से अधिक एमओयू किए हैं। हमारे आयुष एक्सपर्ट्स
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ मिलकर ISO स्टैंडर्ड्स विकसित कर रहे हैं। इससे आयुष के लिए 150 देशों से भी अधिक देशों में एक विशाल एक्सपोर्ट मार्केट खुलेगा। आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध और यूनानी के सिद्धांतों और चिकित्सा प्रणाली को समझने की काफी उत्सुकता है। विशेष रूप से गैर संचारी रोगों की चिकित्सा में बढ़ती चुनौतियों, जीवन शैली में परिवर्तन, दीर्घकालिक रोगों और नई बीमारियों के सामने आने के कारण दुनिया भर के लोग इन चिकित्सा प्रणालियों को अपना रहे हैं। आयुष स्वास्थ्य सेवाओं में आ रही समस्याओं को दूर करता है, दूर दराज के क्षेत्रों में कम लागत वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियली, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि स्कंद माता अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करती हैं। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में माहौल भक्तिमय हो गया है। प्रतिमाओं और पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कलाकारों ने मूर्तियों में भी तरह तरह के प्रयोग किए हैं। कहीं प्रतिमाएं दाल से बनाई गई हैं, तो कहीं कलाकारों ने सरसों के दानों से प्रतिमा का निर्माण किया है। मोती से भी देवी दुर्गा की प्रतिमा बनाई गई है। ओम जय जय स्कंद माता, शक्ति स्वरूपा माता, मोक्ष निरूपा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जिले में रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, पटना और नालंदा में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है, जबकि शेष भागों का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ मेघ गर्जन होने की चेतावनी है। कैमूर जिले के रामगढ़ से अगवा की गई एक व्यवसायी की 4 वर्षीय पुत्री को पुलिस ने हजारीबाग से सकुशल मुक्त करा लिया है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा गोल्डी का कल अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि एक अपहर्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी केंद्र पटना में पिछले 2 सप्ताह से चल रहा हिंदी पखवाड़ा का आज समापन हो गया। इस दौरान केंद्र में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए कर्मचारियों के बीच कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सफल हुए कर्मियों को आज पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्र के प्रमुख और उप महानिदेशक वेद प्रकाश और कार्यक्रम प्रमुख राज किशोर ने पुरस्कार प्रदान किए। उप महानिदेशक ने इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राजभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए आकाशवाणी केंद्र पटना में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किए जा रहे हैं। वहीं राजभाषा अधिकारी अनूप कुमार सिन्हा ने कहा कि हिंदी में ई-ऑफिस और तकनीकी कार्य करने के लिए राजभाषा प्रकोष्ठ लगातार प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाई स्पीड वंदे मातरम ट्रेन का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन। 20 अक्टूबर को होगा मतदान। और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने आज तीनों सेनाओं के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS का कार्यभार संभाला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।